हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम ठीक ठाक। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर, एक प्यारा सा चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। शायद अब इसका नाम सुने होंगे। तो दोस्तों, इसी चैप्टर का शुरुआत हम करने वाले हैं एकदम बारीकी से, एकदम ग्राउंड लेवल से। ये वीडियो में जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ बहुत इजी है। अगर आप पहले एपी को पढ़े हैं, समांतर श्रेणी को पढ़े हुए हैं, तो फिर नई वीडियो को देखिए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर टाइम पास हो जाएगा कुल मिला करके। क्योंकि एकदम इसमें एकदम कंसेप्चुअल छोटी मोटी बातें किए हैं और साथ में एकदम छोटी मोटी क्वेश्चन भी लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो उसको भी जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो है, कहाँ चला गया ये यहाँ का क्वेश्चन था जी, चलिए ले आएंगे उसको बाद में, हटाइए। तो दोस्तों हुआ ये था, इसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हम जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके, क्या चीज़ का, जीपी का यूज करके उसमें हम सॉल्यूशन किए थे एक क्वेश्चन का, ठीक है। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि सर जीपी पढ़ा दीजिए, जीपी पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, जीपी हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पहले एपी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब इसको हम पढ़ा देंगे आपको, तो आपका जो नॉलेज है उस दिशा की ओर बढ़ जाएगा। अब जैसे ही उस दिशा की ओर बढ़ जाएगा, तो फिर आप जीपी को आसानी ढंग से जो है आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप अचानक यदि जीपी को पढ़ते हैं तो भी समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एपी को पहले पढ़ते हैं उसके बाद जीपी को पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम एपी ही पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एकदम कंसेप्चुअल बातें करेंगे, साथ में एक दो वीडियो और बनेंगी एपी के ऊपर, तो एपी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जीपी को पढ़ा देंगे, ओके। और जीपी के बाद में होता है एचपी, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये इसका कुछ अलग ही लेवल है, ठीक है। तो ये दोनों के पढ़ने के बाद ही आप इस पर जाइएगा, तभी मजा आएगा, अदरवाइज फंस जाइएगा, है कि नहीं। अगर इसको भी कहिएगा तो फिर पढ़ा देंगे, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एपी। देखिए यहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए है, एरिथमेटिक में देखिए शुरू में ए है, प्रोग्रेशन में शुरू में क्या है, पी है। इसीलिए इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एपी भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या लिखा गया, समांतर श्रेणी। समांतर, सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं समांतर। दोस्तों यहां पर देखिए समांतर में दो चीजें हैं। सबसे पहला चीज, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर देखिए क्या निकल के आएगा, समान। और दूसरा क्या चीज है, अंतर। समांतर का मतलब समान अंतर, यानी समान अंतर होना चाहिए, जिसको हम लोग कुल मिलाकर के कहेंगे कि भाई बराबर वो संख्या होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, समांतर का मतलब आप समझ गए। श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी, सीक्वेंस। जैसे सपोज कीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि गिनती ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से रहता है कि नहीं। नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे इसको, नेचुरल नंबर, अनंत तक जाएगा। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि भाई यहां पर 1 से 2 हम जैसे ही गए तो देखें कि भाई 1 का वृद्धि हुआ है, 1 का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 1 है। कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। फिर इस 2 और 3 में जब हम देखते हैं तो यहां पर भी 3 में से 2 घटाएंगे, यहां पर भी देख रहे हैं 1 का ही अंतर है। भाई मेरे पास 2 रुपया है, आपके पास 3 रुपया है, तो कितने रुपया का अंतर है हम दोनों में, 1 रुपया का, क्योंकि आपके पास 3 रुपया है, तो 3 में से 2 रुपये घटाएंगे तो 1 रुपया, मतलब आपके पास 1 रुपया ज़्यादा है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। एकदम छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। चलिए, फिर 3 के बाद देखिए 4 आया है, यहाँ पर भी डिफरेंस देख रहे हैं 1 है, यानी 3 में 1 जोड़ने पर 4 आया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 1 है डिफरेंस, यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से 1 है, और हर जगह इसी तरह से रहेगा अगर आप इस नेचुरल नंबर को आगे लेते हैं तो। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर देखिए कि भाई सभी जगह में डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 1 1 1 1 1, तो इसी चीज को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यानी कि समान अंतर। भाई यहां पर समांतर का मतलब क्या जी, वो समान अंतर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि भाई 2 टर्म के बीच में समान अंतर है, यानी एक ही तरह का अंतर है, एक ही तरह का डिफरेंस है। 1 1 1 हो सकता है, 2 2 भी रहे, 3 3 रहे, -4 4 भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस जो है 2 टर्म के बीच में समान रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे समांतर, ठीक है। और यहां आप देख सकते हैं सीढ़ी बना हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है बहुत सारी संख्याओं का, तो इसीलिए इसको हम
श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे और इस चीज को हम इस तरह से लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एपी, एपी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आगे चलते जाएगा दोस्तों। यही है एपी और इसमें कोई चीजें नहीं है, ठीक है। अभी एग्जांपल लेकर के और भी चीजें आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए ये पहला एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान के चलिए यहाँ पर रहेगा 100, फिर यहाँ है 150, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, यहाँ 100 है, फिर है 150, फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 200 है। अच्छा, हम इस तरह से लिख रहे हैं तो आपके अंदर में ये तुरंत आ गया होगा कि भाई 100 के बाद 150 लिखें, 150 के बाद 200 लिखें, 200 के बाद यहाँ 250 होगा, ठीक है। आप अपने आप बता देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर अगला संख्या जो है, हर अगला टर्म जो है 50 जोड़ने पर मिल रहा है पहले वाला संख्या में, ठीक है। इसी तरह से आगे जाते जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। अब देख सकते हैं भाई 100 और 50, 150 में डिफरेंस जो है 50 का है, 150 और 200 में डिफरेंस जो है यहाँ भी 50 का है और यहाँ पर भी 50 है, और इसी तरह से हम आगे जाएंगे तो भी 50 का ही मिलेगा। तो इसको भी दोस्तों हम कहेंगे क्या चीज, एपी। क्या कहेंगे, एपी, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मान के चलिए इस तरह से भी हो सकता है, तीसरा नंबर इस तरह से भी हो सकता है। मान के चलिए रहेगा यहाँ पर 18, फिर रहेगा 12, फिर 6, फिर 0, फिर -6, फिर यहाँ रहेगा -12, इस तरह करके दोस्तों आगे जाएगा। अब देख सकते हैं ये भी एक्चुअली एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। वो कैसे, देखिए यहाँ पर, इसमें शायद आपको समझ में ना आया हो। आप कहेंगे कि सर 18 के बाद यहाँ 12 आया है, 6 घटने गया है, और आप कह रहे थे कि भाई जोड़ने पर आगे वाला मिलता है। तो भाई जोड़ने पर ही कुल मिला करके मिलता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस जो होता है एक्चुअली वो पहले वाला संख्या पर जोड़ने के बाद ही अगला संख्या मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 में हम 1 जोड़े तब 2 मिला, 2 में 1 जोड़े तब 3 मिला, 3 में 1 जोड़े तो 4 मिला, 4 में 1 जोड़े तो 5 मिला। उसी तरह से हम 18 में क्या जोड़े कि 12 हो जाए, 18 में दोस्तों हम क्या जोड़े कि 12 हो जाए, आप ये शायद नहीं कह पाएंगे दोस्तों। अगर हम -6 जोड़ेंगे तो फिर 12 हो जाएगा। आप कहेंगे -6 भी जुटता है क्या, बिल्कुल जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा। जैसे मान लीजिए 10 + 10 रहेगा तो ये 20 तो होता ही है, लेकिन 10 और प्लस में अगर -10 रहे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर 10 है और प्लस माइनस माइनस होगा, फिर 10 बराबर में 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो हम देखिए इस 10 को क्या किए, -10 के साथ ऐड किए हैं। क्या किए हैं, ऐड किए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर 18 है और यहाँ ऐड करेंगे किसको, -6 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ 6, 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा, ओके। तो वही 12 यहाँ पर लिखा गया है। फिर 12 के बाद 6 आया है तो यहाँ देखिए -6, हर जगह -6 ही रहेगा, तभी ना ये पी कहलाएगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, जब डिफरेंस हर जगह सेम रहे, ठीक है। तो 12 और 6 में भी डिफरेंस जो है, ठीक है, आगे वाली संख्या जो लिखी गई है -6 को ऐड करके लिखा गया है। मतलब 12 और प्लस में कर देंगे -6, तो यहाँ देखिए 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6, 12 में से 6 घटाइए तो 6, क्योंकि यही 6 जो यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह इसमें आप जोड़िए -6 0 आएगा, फिर उसमें जोड़िए -6, इस तरह आगे चलते जाएगा। तो ये सब चीज़ें समझने की है, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, और भी ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, ऐसा बात नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या लें, जैसे मान के चलिए, कहाँ कहाँ मिट गया जी, ये दूसरा था, दूसरा मान लीजिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे रहेगा सपोज कीजिए a, फिर रहेगा 2a, फिर रहेगा 3a, फिर रहेगा 4a डॉट डॉट। ये भी एक्चुअली AP है, इसको भी हम क्या कहेंगे, एक AP कहेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ AP लिखने के लिए थोड़ा जगह ले रहे हैं, ठीक है। एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि a और 2a में डिफरेंस a का है, 2a और 3a में डिफरेंस 2a का मतलब a का है, 3a और 4a का डिफरेंस कितना है, a है। मतलब इस a में क्या किया गया है, a को जोड़ा गया है तब 2a मिला है, फिर 2a में क्या किया गया दोस्तों, फिर a को जोड़ा गया तब 3a मिला है, फिर 3a में a को जोड़ा गया है तब जाकर के 4a मिला है। इसी तरह से 4a में हम a को जोड़ेंगे तो 5a मिलेगा। तो ये भी एक तरह का AP है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, उसके लिए चिंता नहीं करना है। और हाँ, एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये ऐसे जो श्रेणी आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, ऐसे जो सीक्वेंस आपको प्राप्त हो रहे हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, साइड में
समांतर श्रेणी के प्रकार। पहला होता है दोस्तों परिमित, फाइनाइट जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है अपरिमित। कहने का मतलब ये हुआ यहां पर जितने भी हम यहां पर एपी लिखे हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखे हैं, ये सब अपरिमित हैं, अपरिमित यानी इन्फिनाइट हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ 100, 100 150 लिखे, फिर 200, 250, 300, 350, भाई डॉट 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 दर्शा दिए, मतलब कि ये कहां तक जाएगा इसका कोई अता पता नहीं, इसीलिए इसको अपरिमित कहेंगे, इन्फिनाइट कहेंगे। कुछ ऐसा भी एपी हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए 5वां नंबर में हम लिखते हैं, जैसे मान के चलिए रहेगा यहाँ पर 3, ठीक है, 3 फिर हो जाएगा 7, फिर 11, 11 में 4 जोड़ी तो 15 हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ी 19 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरह से 27 आएगा, फिर डॉट डॉट इसमें नहीं देना है, ठीक है। ये फाइनाइट हो गया, मतलब इसके आगे नहीं है, डॉट डॉट नहीं दिया गया है, ये फाइनाइट है, हमें पता है कि कितना है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं परिमित एपी। क्या बोलते हैं? परिमित। ये भी यह एक एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन परिमित है, फाइनाइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब दोस्तों अब मजा आएगा, अब यहां से चीजों को आपको समझना होगा, ठीक है। यहां पर जो आप कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, इस चीज को हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी से दर्शाते हैं। किससे? डी से। और अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इस चीज को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर इस एपी में, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक एक का डिफरेंस है, इसीलिए यहां पर सार्व अंतर का मान 1 हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 100 के बाद 150 है, फिर 200 है, यहां पर डिफरेंस कितना है? 50 का है। इसका मतलब कि सार्व अंतर यानी डी का मान 50 है। यहां पर 18 के बाद 12 है, 12 के बाद 6, 0। यहां पर जो है सार्व अंतर का मान -6, क्योंकि यहां पर डिफरेंस एक अलग चीज है, लेकिन अगला टर्म क्या जोड़ के लाया जा रहा है वो एक्चुअली सार्व अंतर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 18 में से -6 जोड़ेंगे तब 12 मिलेगा, तो -6 जो हुआ वो क्या हुआ? सार्व अंतर हुआ, डी हुआ। ओके, फिर यहाँ पर ए के बाद 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो यहाँ पर जो है सार्व अंतर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बस यही चीज है। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम जनरल फॉर्म में देखें, अगर दोस्तों हम जनरल फॉर्म में देखें तो देखिए इस तरह से होता है। मान के चलिए कि आपके पास एक एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? A1, A2, A3 इस तरह करके है, A4 डॉट 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 इस तरह से गया है। अब यहां पर आप अगर आपको सार्वंतर निकालना है, या फिर सार्वांतर भी इसको कहा करते हैं, सार्वांतर यानी कि डी अगर निकालना है दोस्तों, तो क्या कीजिए? दूसरा टर्म से पहला टर्म को घटा दीजिए। जैसे दूसरा टर्म यहाँ क्या चाहिए? A2 है, और माइनस में यहाँ A भी लिखेंगे तो चलेगा, A1 लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर अगर A1 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर A1 लिख ही देते हैं, तो यहाँ A2 - A1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम A1 के जगह पर A का ही प्रयोग करने वाले, क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करेंगे तो A1 नहीं लिखेंगे, A लिखेंगे कुल मिलाकर के, ठीक है। अब जब दूसरा तीसरा की बात होगा तो फिर देखा जाएगा, फिर 2, 3 तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सार्व अंतर एक्चुअली यहाँ पर जो एक हमें मिला है, एक्चुअली ये दूसरा टर्म है, ये क्या है? पहला टर्म है। हाँ, इसके पहले आप ये भी जान जाइए, ठीक है। ये वाला इसको हम लोग बोलेंगे पहला पद, फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। इस चीज को इधर हम लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। इसको हम कहेंगे पहला पद, या फिर इसी तरह से हम कह देते हैं, आपको याद रहेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको बोलेंगे पहला पद, फिर इसके आगे वाला दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इसी तरह करते करते यहाँ पर एनवां पद तक भी चीजें हो सकती है। एन हो सकता है, एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, एन की जगह पर कुछ भी हो सकता है आगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सब पद है, टर्म्स है। हर एक संख्या क्या है? टर्म्स है, पद है। क्लियर? तो दोस्तों दूसरा पद में से अगर हम पहला पद को घटा दें, मतलब 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, वही एक्चुअली क्या चाहिए? सार्वांतर है। ओके, तो अगर यहां निकालने की बात हो, ओहो क्या हो गया यार, बहुत गड़बड़। चलिए टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है एकदम। आप सोच रहे होंगे सर आप एकदम आज एकदम बच्चा वाला चीज बता रहे हैं, आज आपका मूड नहीं है पढ़ाने का क्या? वैसी बात नहीं है भाई। बात एक्चुअली ये है कि ये जो चैप्टर है ना, एकदम प्यारा तो है ही, भोला भाला तो है ही, साथ में आपको बहुत जगह काम देगा, ठीक है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वहाँ भी जो है इससे सवाल आते ही हैं लगभग में, ठीक है। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो भाई और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं ये क्लास 10 वाले लोग भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है।
तो उसको उनको जो है छोटी मोटी चीज़ें भी समझ में नहीं आती कहीं कहीं पर, वैसे भी बच्चे होते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा बारीकी से बता रहे हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, तो दोस्तों दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटाइएगा तो सार्वंतर मिल जाएगा, या फिर अगर आप तीसरा टर्म क्या चाहिए, A3 है, A3 में से A2 को घटाइएगा तो भी आपको सार्वंतर मिलेगा। मतलब हर अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाइए तो फिर आपको सार्वंतर यानी डी का मान मिल जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत है? जैसे मान के चलिए अगर कहा जाएगा आपसे कि बताइए, यहाँ पर एक एपी दिया रहेगा इस तरह से A 2A 3A 4A, और कहा जाएगा भाई सार्वंतर निकालिए, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद क्या चाहिए, 2A है, और पहला पद इसके पहले वाला पद क्या चाहिए, A है, तो 2A में से A चला जाएगा तो बचेगा क्या चाहिए, A, तो वही A यहाँ पर देख ही रहे हैं कि भाई डिफरेंस तो है ही, कॉमन डिफरेंस तो है ही, ठीक है, यही क्या है, सार्वंतर है। चीज़ें यहीं तक आज हम बताएंगे। हालांकि हमको अगर बताना चाहते हैं जैसे कि ये वाला फार्मूला जो है an बराबर में हो गया a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ पर एक फार्मूला और है Sn इज इक्वल टू n/2, फिर यहाँ होता है 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डू ब्रैकेट बंद। तो ये सब जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे इस पर, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये जो है उसके आगे बात करेंगे, मतलब कि तीसरा वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एपी जो है आपका कवर हो जाएगा एकदम। आज जो है बेसिक वाला वीडियो है, ये सब फार्मूला के ऊपर नहीं आने वाले हैं, क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखना है, फार्मूला वगैरह पर आने वाले नहीं हैं। ओके, चलिए दोस्तों, फिर इसी तरह से A3 में A2 किए हैं, इसी तरह से A4 माइनस में क्या चीज हो जाएगा, A3 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप दोस्तों इसको आप A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2 बराबर में A4 माइनस A3 बराबर में A5 माइनस A4, इस तरह करके जो है सभी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि A2 में से A1 को घटाएं तो भी भाई सार्वंतर D का वैल्यू ही निकलेगा, इससे भी D का ही मान निकलेगा, इससे भी जो है D का ही मान निकलेगा, इससे भी D का ही मान निकलेगा, और सभी बराबर होंगे। किसी एक स्पेसिफिक एपी के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बराबर तो होंगे ही सार्वंतर। भाई सार्वंतर अगर ये वाला सार्वंतर बराबर नहीं रहेगा तो एपी तो कहलाएगा ही नहीं, पहली बात, ठीक है, लेकिन एपी है तो सार्वंतर बराबर होंगे, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस इतना ही अगर सीख गए तो काफ़ी है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको दैनिक जीवन से रिलेट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 10th का, ये बात आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? बोला गया कि भाई जो निम्नलिखित स्थितियां हैं, जैसे पहला स्थिति है, और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा स्थिति है, तीसरा है, चौथा स्थिति है, तो इन स्थितियों को क्या कीजिए, संख्याओं से संबंध करके जो है आप ये पता कीजिए कि एपी है या फिर नहीं है। अगर एपी है तो फिर क्यों है, ठीक है, तो ये तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि एपी है कि नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, बोला गया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, किसका किराया, टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का के लिए किराया जो है 15 रुपये है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब अगर पहला किलोमीटर आप 1 किलोमीटर टैक्सी लेके जाते हैं, टैक्सी पर चढ़ के जाते हैं, तो आपको 15 रुपया लगेंगे, और अगर उसके आगे जाते हैं तो ऐसा बात नहीं 15 ही रुपया लगेगा, ठीक है, 8 रुपया लगेगा, ठीक है, हर मतलब 1 किलोमीटर के बाद में जितना भी किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे 8 रुपया आपको लगेंगे, ठीक है। तो पहला किलोमीटर के लिए हो गया 15, दूसरा किलोमीटर के लिए आप 15 में से 8 जोड़ दीजिए, यानी कि 15 8 हो जाएगा 23, यानी कि 23 रुपया लगेंगे। 2 किलोमीटर चलिएगा तो 23 रुपया लगेंगे। फिर अगर 3 किलोमीटर चलें तो भाई इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, 23 में से 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर 31 में 8 जोड़िए तो 39 हो जाएगा, 39 में 8 जोड़िए तो इसी तरह से कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आगे जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर सब में एकदम ठीक ठाक है, कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे आप दूसरा पद में से पहला पद घटाए तो भी 8 ही मिलेगा, इसमें से इसको घटाए तो भी 8 मिलेगा, इसमें इसे घटाइए तो भी 8 मिलेगा, इससे इसे घटाइए तो भी 8 मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर कहा जाए सार्व अंतर यानी कि D बराबर में यहाँ कितना है 23 है, माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 23 में से 15 घटाइए 8, ठीक है। और ये मतलब तीसरा में से दूसरा घटाइए, चौथा में से तीसरा घटाइए, सब जगह 8 ही आएगा, क्लियर। तो इसीलिए हम कहेंगे कि भाई यह एक एपी है, यह एपी है। क्यों है, क्योंकि सार्वंतर यहाँ पर 8 है, सार्वंतर कितना है 8 है, सभी में अंतर क्या है, समान है। ओके दोस्तों, यहाँ तक चीजें समझ में आई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है यह किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक ऐसा पंप है जो यहाँ पर क्या करता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा, कोई मान के चलिए यहाँ पर बेलनाकार आकृति का कोई चीज है, अब इसमें जो हवा है, ठीक है, होता क्या है, वायु निकालने वाला पंप, मान के चलिए पंप मारेंगे तो होगा क्या चीज कि प्रत्येक बार जो है, हर बार जो है बेलन की शेष हवा, यानी इसमें जितनी भी, इस बेलन में जितनी भी हवा आएंगी उसका 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो आपको सीक्वेंस मिलेगा क्या वह एपी होगा, ये चीज आपसे कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किसके लिए, दूसरा नंबर सवाल के लिए, ठीक है, एकदम इसको बनाने की जरूरत नहीं, समझने का चीज है। ओके, दूसरा नंबर देखिए, इसमें क्या है, जैसे मान के चले कि इस बेलन में सबसे पहले भी वॉल्यूम पूरा हवा भरा हुआ था, भी था, समझिए कि वॉल्यूम कितना था, भी। वॉल्यूम करने का मतलब हो सकता है कि 20 लीटर हो, 25 लीटर हो, या फिर केजी क्यूब में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब क्यूब वाला मतलब कुल समझिए कि लीटर में दिया गया, ठीक है, वॉल्यूम जो है लीटर में है। ओके, भी वॉल्यूम है। अब दोस्तों अगर 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाए, मतलब कि यहाँ पर भी था और भी में से इसका 1/4 भाग निकल गया, किसका, भी का, मतलब V/4 जो है माइनस करना पड़ेगा। पहले था भी और निकल रहा है V/4, जितना भी हवा था उसका 1/4 हिस्सा निकल रहा है। तो यहाँ जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4, फिर यहाँ चला जाएगा 4 भी, माइनस में क्या चीज हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों भी, ठीक है, 4 भी में से भी जाएगा, बचेगा 3 भी और by4 हो जाएगा। ओके, मतलब कुल मिला करके पहले था भी, अब हो गया कितना, 3V/4, 3V/4 हुआ। अब यहां पर जो 3V/4 आया है, अब इसमें से जो है उसका V/4 जो है फिर हवा निकलेगा, V/4 नहीं, मतलब इसका 1/4 भाग, मतलब यहाँ 3V/4 तो था ही, लेकिन इसका 1/4 भाग कहें तो उसको घटाना पड़ेगा। इसका 1/4 क्या चीज होगा, 3V डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा यहाँ पर 16, क्या हो जाएगा 16, यानी 3V डिवाइडेड बाय 16 घटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसका अगर 1/4 करेंगे यानी 3V/4, अगर इसका 1/4 करेंगे तो भाई कितना होगा, 3V को गुना 1 से करेंगे तो 3V और 4 चौके 16 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3V डिवाइडेड बाय 16, इसको क्या करना पड़ेगा, इससे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 16, फिर यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, 4 आया, 4 तिया हो जाएगा 12 भी कुल मिला करके, फिर 16 में से 16 भाग देंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ 3 भी, अब 12 भी में से 3 भी घटाइए तो यहाँ बचेगा 9 भी डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16। ओके, क्या बचा, 9 भी डिवाइडेड बाय 16। अब दोस्तों यहीं पर जो है चीजें आप स्पष्ट कर देंगे कि भाई एपी में है कि नहीं है। आप ये और ये, मतलब ये दोनों का डिफरेंस जितना होगा ये दोनों का भी होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ होगा दोस्तों। वो कैसे, अब 9V में से आप 9V डिवाइडेड बाय 16 में से इसको घटाइए, जितना आएगा, मान के चलिए यहाँ पर घटा के आपको बता ही देते हैं, माइनस में 3V डिवाइडेड बाय कितना है 4, यानी तीसरा टर्म को हम पहला दूसरा टर्म को हटा रहे हैं, तो यहाँ बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 9V और 4 के 16, तो 4 तिया हो जाएगा -12V। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, -3V डिवाइडेड बाय 16, -3V डिवाइडेड बाय 16। अब इस 3V/4 में घटाइए इस V को, यहाँ देखिए कितना आता है 4, फिर यहाँ 3V माइनस में यहाँ 1 है तो 1 4 4 और 4 भी हो जाएगा कुल मिला करके, तो यहाँ 3V में से 4 भी गया तो माइनस भी बचा, -V/4। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए -3V/16 आ रहा है या -V/4 आ रहा है, मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस और ये दोनों के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब यह एपी नहीं होगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सार्व अंतर सेम नहीं है। कंडीशन के आधार पर सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, हम इतने ही से पता कर लिए, और इसके आगे जाने से क्या फायदा, सिंपल सी फंडा है। तो इसी तरह करके दोस्तों हम लोग वेरीफाई करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, चलिए सबको मिटा देते हैं, हटा देते हैं, कोई काम का नहीं बच्चा इधर। ओके, चलिए, तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये क्या है, एपी नहीं है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो स्वाभाविक है, आप तुरंत बता दिएंगे कि भाई एपी है, क्योंकि भाई
यहाँ पर बोला गया जबकि प्रथम मीटर यानी कि कुआं का जो पहला मीटर अगर गड्ढा किया जाएगा, 1 मीटर गड्ढा किया जाएगा, तो उसकी लागत जो है 150 है। बाकी बात जो है प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो 150 के बाद हो जाएगा यहाँ 50, फिर यहाँ हो जाएगा 50 बोलते हैं, 50 अगर बढ़ते जाता है तो ऐड करना पड़ेगा, 150 में से 50 सेट कीजिए तो हो जाएगा 200, क्योंकि 2 मीटर जब कुआं गड्ढा होगा 200 रुपये लगेंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ 250 3 मीटर के लिए, फिर हो जाएगा 300। इस तरह दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे तो कुल मिलाकर के यह एपी है, दिस इज एपी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चौथा नंबर देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष की का मिश्रधन जो है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला देखिए, यहाँ पर छोटा मोटा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको चीजों को समझना होगा। आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला नहीं जानिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला आप नहीं जानिएगा भाई तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान देने की बात है। यहाँ पर बोले खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन का बात की जा रहा है, तो मिश्रधन का एक फार्मूला होता है, ए बराबर में होता है प्रिंसिपल, फिर 1 प्लस में होता है R/100 और पावर में होता है n। यहाँ n क्या चाहिए, समय है, ठीक है, R क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, P क्या चाहिए, प्रिंसिपल है। यहाँ पर प्रिंसिपल तो इतना है, ये है, जो मूलधन है वो 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर की अगर हम बात करें, नहीं चौथा नंबर का, तो क्या होगा, मिश्रधन का बात कर रहा है, ये वाला क्या चाहिए, मिश्रधन है, पी का मतलब ये वाला मूलधन कितना, 10,000, तो चलिए यहाँ पर 10,000 लिखते हैं, 10,000, फिर यहाँ पर 1 प्लस R के जगह पर 8/100 रहेगा, क्या रहेगा, 100। अब n पहला वर्ष के लिए पावर में 1 रहेगा, पावर में 1 रहेगा तो पावर 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। अब देखिए ये पहला टर्म हुआ, अब दूसरा टर्म में देखिए क्या आएगा, यहाँ तो भाई ये 10,000 यहाँ होगा, सॉरी, यहाँ 10,000 रहेगा, 10,000 तो रहेगा पी के जगह पर, ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 और n का मान जो है वो 2 हो जाएगा। फिर इसके अगला वाला हम जाएंगे तो यहाँ पर भी आएगा 10,000, यहाँ आएगा 1 प्लस में 8/100, फिर पावर में हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस, आप इसमें से क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा। इसका मतलब यह एक एपी नहीं है, दिस इज नॉट एपी, यह एपी है, ओके, यह भी एपी नहीं है, तो हम आपको बता चुके हैं ये वाला एपी नहीं होगा। आप घटा करके देख सकते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है, उसमें से फिर जो इसको घटाइए, नहीं आएगा भाई। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का बात की जा रहा है, हर साल जो है ब्याज अलग होगा, मूलधन के साथ जुड़ेगा तो भाई अलग राशि आएगा, तो फिर कैसे हो सकता है एक एपी, एपी का मतलब भाई कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम आप बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम पास हम नहीं करेंगे, ठीक है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखने के लिए कहा जा रहा है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी जो है, सार्वअंतर डी का मान दिया गया है, ए और डी का मान दिया गया है दोस्तों, तो क्या आप उस एपी को नहीं लिख सकते हैं, जो होना चाहिए एकदम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए पहला नंबर दोस्तों, यहाँ क्या चीज है, ए का मान 10 है और डी का मान 10 है, तो भाई ए का मतलब पहला पद है तो ये 10 तो है ही, और डी का मान 10 है, मतलब भाई 10 जोड़ करके अगला टर्म मिलेगा, यानी 10 में से 10 जोड़िए तो 20 मिलेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर 20 में से 10 जोड़ी तो हो जाएगा 30, 30 में से 10 जोड़ी तो हो जाएगा 40, इस तरह दोस्तों आगे चलते जाएगा, तो ये हो गया एपी बन गया है कि नहीं। फिर दूसरा नंबर में देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर में क्या चाहिए, ए इक्वल टू -2 है, डी 0 है, यानी ए जो है -2 है और डी 0 है, डिफरेंस 0 है, मतलब -2 में क्या कीजिए, 0 को ऐड कीजिए तो -2 ही बचेगा, फिर इसमें 0 ऐड करके आगे लिखिए तो -2 ही, क्योंकि भाई 0 को ऐड कीजिए माइनस कीजिए बात बराबर होता है, फिर -2, इस तरह करके दोस्तों आगे बढ़ते चलेगा। तो यह भी एक एपी है, यह भी क्या है, एपी है, ठीक है, यहाँ पर एपी इस तरह करके लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तीसरा नंबर दोस्तों एपी, तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पर 4 है, पहला पद क्या है, 4 है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब डी का मान तो -3 है, तो इसमें से घटा करके 4 में से 3 घटाइए, या फिर 4 में जो है -3 को ऐड कीजिए, बात बराबर है, 4 में आप 3 को घटाइए या फिर 4 में -3 को ऐड कीजिए, क्लियर। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है 4 में से 3 घटाएगा तो 1, 1 में 3 घटाए तो -2, -200 में 3 घटाइए तो कितना बचेगा, -5 हो जाएगा, -5 के बाद -8 होगा, इस तरह से करके यह भी एक एपी का प्रोफेशन हो गया। चौथा नंबर दोस्तों, यहाँ पर भी एपी, ए का मान कितना है, -1 है, एपी
ए का मान कितना है -1 है। फिर यहाँ देखिए डी जो है दोस्तों 1/2 है, यानी कि -1 में क्या करेंगे, -1 में हम 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है 2 हो जाएगा, फिर यहाँ -2 और प्लस में 1, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1/2, है कि नहीं, क्या हो जाएगा -1/2। ये तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं भाई, -1 में क्या करेंगे हम 1/2 को ऐड करेंगे तो भाई -1/2 मिलेगा। फिर इसमें हम 1/2 को ऐड करेंगे 0 मिलेगा, 0 में 1/2 करेंगे 1/2 मिलेगा, फिर इसमें अगर 1/2 ऐड करते हैं तो 1 मिलेगा, ठीक है, 1 में अगर 1/2 करते हैं ऐड तो यहाँ तो 3/2 मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से चीज़ें, जैसे कि यहाँ 1 है, इसमें 1/2 ऐड कीजिएगा तो यहाँ 2, 2 एकम 2 और प्लस में 1 यानी 3/2 आया, वही 3/2 लिखे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ये सब क्या है, अपरिमित एपी है। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, सब में जो है हम +2 ऐड कर रहे हैं तब मिल रहा है। 5वां नंबर दोस्तों, 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर ए का मान, एपी यहाँ क्या चीज हो जाएगा, एपी माइनस में 1.25 है, इसके अगला टर्म ये वाला है, यानी इसमें से घटाना पड़ेगा, यानी देखिए -1.25, फिर यहाँ इसको ऐड कीजिए या फिर घटा दीजिए कुल मिलाकर के 0.25 को, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुल मिलाकर के 1.25 इस तरह से कीजिए, फिर यहाँ 25 लिखिए, जब घटाइएगा दोस्तों तो यहाँ पर 0 0, फिर यहाँ 1, कुल मिलाकर के 1 बचा, तो यही जो है 1 आपको घटाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली देख सकते हैं कि माइनस और यहाँ दोनों जगह माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1.25 को अब 2.5 ऐसे कीजिए तो 1.75 आएगा, 1.50 आएगा, है कि नहीं, 1.50। चलिए यहाँ लिख देते हैं 1.50, माइनस में ही आएगा। फिर दोस्तों हमको यही चीज़ हमेशा मतलब कि ऐड करते रहना है, ठीक है। तो यानी -1.50 है, तो इसमें से हम कितना है 0.25 को ऐड ही करेंगे, ठीक है, या माइनस माइनस है तो भाई ऐड ही होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 7, फिर यहाँ दशमलव, यहाँ 1, कितना आया, माइनस में 1.75। ओके, और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 पद बोला गया, तो कम से कम 4 पद लिखना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 लिखे हैं, 1 2 3 4 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 पद लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 पद लिख दिए, है कि नहीं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन 4 पद ही लिखेगा तो काफ़ी है। ओके, तो -1.75 हुआ। फिर दोस्तों इसका आगे आप अपने दिमाग लगा सकते हैं, भाई -1.75 है, इसमें 2.5 जोड़ना है, तो स्वाभाविक है कि -2 होगा, बस इतना ही छोड़ दीजिए, काफ़ी है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब 4 पद ही लिखना है तो जो है इसी सब आपको ये सब डॉट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि भाई एपी बनेगा तो इस तरह से बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4, 1 2 3 4, ठीक है, अब 4 4 तक ही लिखिए, काफ़ी है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 5वां नंबर जो है सवाल खत्म, टाई टाई, बाय बाय। अब चलते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारबंथर लिखिए। यहाँ पर एपी दिया गया है दोस्तों, ये वाला क्या एपी है, तो यहाँ पर भाई पहला पद क्या होगा, प्रथम पद, बताइए यहाँ पर ए का मान कितना होगा, भाई ए ये वाला पहला पद कहलाता है 3 है, और डी का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ देखिए दूसरा पद क्या चाहिए 1 है, उसमें से क्या कीजिए पहला पद को घटा दीजिए तो -2 मिला, तो ए का डी का मान भी -2 मिल गया और ए का मान तो 3 मिल ही गया, आंसर हो गया। दूसरा में देखिए ए का मान अगर पूछा जाएगा, ए का मान अगर पूछा जाएगा तो ए बराबर में तो पहला पद कितना -5 है, और डी का मान अगर पूछा जाएगा तो -1 में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यानी -5 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ -1, माइनस माइनस प्लस और 5 हो जाएगा, 5 में से एक जाएगा तो बचेगा 4, यानी कुल मिलाकर के डी का मान कितना है 4 है, यानी -5 में हम 4 ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 में हम 4 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, इस तरह से आगे चला जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर ए का मान पूछा जाएगा तो ये तो भाई पहला पद होता है, पहला पद कितना है 1/3 है। फिर दोस्तों यहाँ डी का मान देखिए 5/3 में से क्या कीजिए, 5/3 में से 1/3 को घटा दीजिए, तो यहाँ 3, फिर 5 में से 1, ठीक है, अगर सेम है तो भाई डायरेक्टली आप घटा सकते हैं, तो 4/3 कुल मिलाकर के बचा, यानी कि डी का मान कितना है 4/3 है। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5वां नंबर में, यहाँ पर भी दोस्तों देखिए ए का मान जो है यानी कि ये वाला होगा 0.6, और अगर डी का बात किया जाए, डी का बात तो ये भाई 1.7 में से क्या करना पड़ेगा, 0.6 को घटाना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के 1.1 बचेगा, तो यही हो गया कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन भी खत्म। अब आते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हालांकि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, हमको लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मिट चुका है। ओके,
मिट चुका है लेकिन इसको हम ला के रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये है चौथा नंबर क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? आपको पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन एपी है ये आपको छाट करके बताना है। बताइए, 2 के बाद यहाँ 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है। आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो सीक्वेंस एक बन रहा है, सीढ़ी बन रहा है, एपी है। नहीं भाई, एपी नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ 2 और 4 में डिफरेंस यहाँ 2 का है, यानी 2 में 2 को जोड़ा गया तब 4 आया है। 4 के बाद में यहाँ देखिए 4 जोड़ा गया तब 8 आया है, फिर 8 में यहाँ 8 जोड़ा गया। देख सकते हैं डिफरेंस है नहीं है, मतलब यह एक एपी नहीं है। दिस इज नॉट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज नॉट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 के बाद में 5/2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 7/2 आया है। तो यहाँ पर आप घटा के देख सकते हैं। 5/2 में से क्या कीजिए, 5/2 में से 2 घटाइए तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ 5 माइनस में यहाँ 1 है, तो 1 2 2 2 दूना हो जाएगा 4, यानी कि 1 बटा कितना, कुल मिला करके यहाँ आया 1/2, 1/2। अब इसमें से 5/2 में क्या कीजिए, 1/2 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ 2, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 2 कम 2 3 6, 3 आया। फिर इस 3 में 1/2 को ऐड कीजिएगा तो 7/2 आएगा, मतलब यह एक एपी है। ठीक है, यह एक एपी है। ये चीज़ हम कैसे पता किए, ये चीज़ आप पता कर सकते हैं भाई। यहाँ डिफरेंस निकालिए, उसके बाद देखिए अगला टर्म आ रहा है उतना जोड़ने पर कि नहीं, या फिर इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, यानी दूसरा टर्म में से पहला टर्म को, तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म को, चौथा टर्म को तीसरा टर्म से घटा दीजिए। देखिए कि बराबर आ रहे हैं तो यह एपी है। हालांकि एपी है, दिख ही रहा है, देखने से भी लग रहा है, लगने से लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वह एपी है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर में -1.2 है, फिर यहाँ देखिए -3.2 आया है, फिर दोस्तों यहाँ पर 5.2 आया है, 7.2 आया है। -1.2 में क्या किया गया दोस्तों, यहाँ लाने के लिए -2 को ऐड किया गया है, तो -3. यहाँ पर भी जो है -2 को ऐड किया गया है, यहाँ पर भी जो है -2 को ऐड किया गया है, मतलब यह एक एपी है। दिस इज एपी। ओके, अगला टर्म जो है -2 ऐड करके लाया गया है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -2 है। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में यहाँ 10 के बाद में -6 आया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या किया गया है, 4 को ऐड किया गया है। -10 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर -6 आएगा, -6 में भी 4 को ऐड करेंगे तो माइनस यहाँ भी 4 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, मतलब कुल मिलाकर के यह भी एक एपी है। ठीक है, पहले एपी है कि नहीं है वो बता दे रहे हैं, उसके बाद में जो यहाँ पर 3 पद और लिखने के लिए कहा जा रहा है हम बता देंगे, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर दोस्तों इस पर आइए, यहाँ पर देखिए पहला पद 3 है, दूसरा पद ये वाला है, तीसरा पद ये वाला है, चौथा पद ये वाला है, मतलब 3 से ये वाला चीज़ मिला है। 3 में क्या चाहिए, √2 को ऐड किया गया है। फिर यहाँ दोस्तों 3 + 2 √2 आया, मतलब √2 जो है एक और जुट गया है, √2 यहाँ पर एक और जुट गया है। यहाँ पर भी 3 + 3 √2 आया है, यहाँ पर भी दोस्तों √2 एक और जुट गया है, तभी ना 3 √2 हुआ है, मतलब कुल मिलाकर के डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है, इसीलिए यह भी क्या है, एक एपी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं दोस्तों छठा नंबर में, यहाँ 2.2 है, यहाँ देखिए 0.22 है, 0.222 है, 0.222, ये एक एपी नहीं है, सिंपल सी फंडा, यह एक एपी नहीं है, इसको हम एसयू कह देंगे। अब घटा के देख सकते हैं, यहाँ देखिए 0.22 है, इसमें से 0.2 को घटाइए तो यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0, फिर यहाँ 0, कितना आया, यहाँ कॉमन डिफरेंस तो इतना आना चाहिए, लेकिन जब दोस्तों इसमें से इसको घटाइएगा तब देखिए क्या आएगा, 0.222, यानी तीसरा पद में से पहला पद को घटाइए तो 0.22, यहाँ पर आएगा 2, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर दशमलव। देखिए यहाँ पर आ रहा है 0.02 और यहाँ 0.002, मतलब कुल मिलाकर के डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है हर जगह, इसलिए यह एपी नहीं है। इसके बाद दोस्तों यह भी एक एपी है, क्योंकि यहाँ -4 को ऐड किया गया है, तो -4, -8, -12 इस तरह करके आगे जाएगा, -16, -20 है कि नहीं, यह एपी है। यहाँ पर दोस्तों देखिए -1/2 है, फिर यहाँ -1/2 है, -1/2, यह भी एक एपी है। सेम संख्या है तो 0 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 9, यानी 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यह एपी नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है, 3 में से घटाइए 2 बचेगा और 9 में से 3 घटाइए तो 6 बच रहा है, कहाँ से हमारा है, नहीं एपी नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यह एक एपी है, 1 के बाद में 2 ये है, 3 ये है, 4 ये, एग्जाम्पल लेकर बताए ये थे। फिर यहाँ दोस्तों यह एक एपी नहीं है, क्योंकि 1 के बाद में A³ है भाई, एक मतलब A² है, A के बाद में A², फिर A³ A का पावर 4 है भाई, एपी नहीं हो सकता ये कभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस देखा जाए, ए में क्या जोड़ा गया कि A² आया, यहाँ पर भाई क्या जोड़ा जाए, कुछ नहीं जोड़ा जाएगा कि A² आएगा। ठीक है, एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, जुटे हुए नहीं करेगा। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के यह AP नहीं होगा। फिर यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर √2 है, ठीक है, यहाँ √8 है, A है, ये है, तो यहाँ देखिए √2 है, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ √18 है, तो 18 को हम 2 9 18 और फिर 3 3 9 यानी 3√2 लिख सकते हैं। ये तो √2 है ही दोस्तों, और ये इसको हम 2√2 लिख सकते हैं 8 को, और इसको हम 3√2 लिख सकते हैं, और 32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। यह एक AP है, देखने में हालांकि नहीं लग रहा है। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 8 में से 2 घटाइए 6 बचा, और यहाँ 18 में से 8 घटा रहे हैं 10 बच रहा है, तो कहाँ से AP है? नहीं भाई, रूट में दिया गया है तो उसका वर्गमूल निकाल करके देखिए, जहाँ तक निकलता है उसके आधार पर देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो यहाँ √2 है, 2√2, 3√2, सब में √2 ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पर यह भी क्या होगा? एक AP होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। चलिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब जो जो AP आपको मिला है उसके आगे वाला 3 पद और ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। भाई यहाँ पर 2 के बाद 4 आया था, 4 के बाद 8, ये तो AP था ही नहीं, यहाँ पर AP है। अब यहाँ पर क्या आया था दोस्तों? 1/2 था कॉमन डिफरेंस, तो क्या कीजिए 7/2 है, 7/2 में आप 1/2 को ऐड कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर 7 और 1 8, यानी कि 2 कम 2 2 4, कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 के 8, यानी कि यहाँ कुल मिलाकर के 4 आएगा। फिर 4 में से कितना 1/2 को ऐड कीजिए, 4 में क्या कीजिए 1/2 को ऐड कीजिए, तो यहाँ 2 4 2 हो जाएगा 8 + 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9/2, तो ये हो जाएगा यहाँ 9/2। फिर 9/2 में से क्या कीजिए, 9/2 में आप 1/2 को ऐड कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2, 9 + 1 10/2, इसका मतलब यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए 5। फिर इसी तरह से 11/5, इस तरह 11/2, इस तरह करके आगे बढ़ते जाएगा। हमको 3 ही पद कहा जा रहा है, 3 पद ही लिखेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप, मुझे उम्मीद है। कॉमन डिफरेंस केवल पता होना चाहिए कि भाई 2 के बाद यहाँ 5/2 है, तो यहाँ डिफरेंस जो है 5/2 माइनस में से 2 कर दिया, यहाँ 2, यानी 5 में से 2 जाएगा, तो यहाँ दोस्तों अच्छा 5 में से 5/2, यहाँ पर 4 नहीं होगा, ठीक है, 5 में 4 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/2 आया। तो भाई जो भी आपको अगला टर्म प्राप्त करना है उसमें से 1/2 ऐड करते जाइए, निकल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1.2 है और यहाँ माइनस, यानी -2 को ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ -9.2 हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा, इस तरह आगे जाएगा, -13.2 हो जाएगा, इस तरह आगे जाएंगे। -2 केवल कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए +4 किया गया, सब में 4, तो 2 के बाद में अगर 4 ऐड करेंगे तो 6 होगा, 6 4 10 होगा, 10 4 14, 3 टर्म आगे वाला लिख दिए, है कि नहीं। तो इस तरह करके दोस्तों और भी चीज़ों में आपको करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपका होमवर्क रह गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? होमवर्क, यानी अगला टर्म को लिखना है, ठीक है। 3 आगे वाला और पद को लिखना है। लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो है कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, सारबंतर पता होना चाहिए। सारबंतर का पता रहेगा तो इस टर्म में उतना ऐड कीजिएगा तो अगला टर्म आपको वैसे ही मिलते चलेगा। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यह था चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको हम बता ही दिए। तीसरा नंबर को तो बता ही दिए, है कि नहीं। दूसरा नंबर ये था पहला नंबर का सवाल, ठीक है, और यहाँ पर ये कंसेप्ट था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सही ढंग से पहुँचता रहे सही टाइम पर। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, कब आता है देखिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।